नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और वीडियो को अटेम्प्ट करिए एज ए क्वेश्चन के लिए, एज ए क्यूज के रूप में आप यूज करिए, जिसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, चेक करिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि भी आपका स्कोर क्या बनता है। बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसके आंसर आपको खुद से बताने हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस इज ज्वाइंटली कोलैबोरेशन मिशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एक टर्म आपसे बोला जा रहा है कि ये ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस ये किस दो कंट्री के बीच में एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ए में आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज आप या ज्वाइंट कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया एंड यूएस, यानी कि यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए भी आप बोल सकते हो, इसके बीच में ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया एंड भूटान के बीच में ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास डी ऑप्शन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है इंडिया और इजराइल के बीच में ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा ये आपने बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि इंडिया और इजराइल के बीच में ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ठीक है, ये ब्रीदिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो इजराइल की जो डिफेंस से रिलेटेड जो उनके साइंटिस्ट हैं और उनके जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेशन है हमारे काउंटर पार्ट का। काउंटर पार्ट का मतलब होता है सिमिलर डिपार्टमेंट जो हमारी कंट्री में है, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में हेल्थ की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसके साथ रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। इसके अलावा डिफेंस साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो यहां बात की जा रही है डीआरडीओ की बात की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री के डीआरडीओ और डीआरडीओ के अलावा एक और जो इंस्टीट्यूशन है आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर। ठीक है, ये दोनों जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ये मिलकर के इसके साथ एसोसिएटेड है, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की गई है इजराइल के डिफेंस और हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, ताकि ये डायग्नोस कर सके कोविड-19 के टेस्ट को जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल, यानी कि रैपिड टेस्ट कंडक्ट करने के लिए इजराइल और इंडिया का ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। डी का मतलब है इंडिया एंड इजराइल। अब वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और हाँ, पूरा वीडियो देखा करें क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, तो थोड़ा अलर्ट होकर आपको सुनना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है और उसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे लास्ट में कि करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से आपने ऑप्शन चूज करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट रेफर टू द शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विद इट्स स्पेंडिंग, यानी कि फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है और इसकी जो एक्सपेंडिचर यानी स्पेंडिंग होती है, इनके बीच में जो शॉर्टफॉल को कंपैरिजन किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट सेकंड में आपसे बोला जा रहा है अब हाई फिजिकल डेफिसिट इज ऑलवेज हार्मफुल, यानी कि ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा ये हार्मफुल होता है किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो। लास्ट स्टेटमेंट थर्ड में आपसे बोला जा रहा है द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एक एक्ट है हमारी कंट्री के अंदर जिसका नाम है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, प्रोवाइड फॉर द फिजिकल डेफिसिट अप टू 3% फॉर द ऑफ द जीडीपी बाय मार्च 2021 तक का जो फिजिकल डेफिसिट जो रखना है वो 3% तक रखना है, ये इस एक्ट में बोला गया है। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपके पास। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें इसके अंदर सारे स्टेटमेंट यानी कि 1 2 3 तीनों ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या है? अगर हम बात करें फिजिकल डेफिसिट की, यानी कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट को टारगेट किया गया इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। सी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि ज्यादा अगर फिस्कल डेफिसिट अगर हाई होगा तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल कंडीशन हो जाती है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गई। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब है कि गवर्नमेंट इस चीज को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो बूस्ट हो रही है, इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का मतलब सिंपल ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा हमारी कंट्री में लग रहे हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ का काम करेंगे, जिसके आप ये बोल सकते हो हाईवे वगैरह, रोड वगैरह, पोर्ट, एयरपोर्ट या फिर इकोनॉमी की वो सब चीजें जो इकोनॉमी को बूस्ट करती है, उस चीजों में इसे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपको बोला गया ये हार्मफुल है, कि हमेशा हार्मफुल होती है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने यहां आपके लिए लिखा भी, आप पढ़ सकते हैं, द एक्सेस ऑफ टोटल डिसबर्समेंट फ्रॉम, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाए, ये इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स या किसी भी तरह का कलेक्शन होता है, यानी कि गवर्नमेंट की अगर इनकम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन सॉरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू द इनकम, तब हम बोलते हैं ये फिस्कल डेफिसिट की पार्ट है। यानी कि जो आपको ये बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें ये बोला गया कि ये इट इज अ शॉर्टफॉल ऑफ गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट की इनकम में शॉर्टफॉल है, बिल्कुल सही बात है, सही तरह से इसे डिफाइन किया गया स्टेटमेंट 1 में। अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें, जिसमें आपसे ये बोला गया कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का है, जो कि ये फिक्स करता है कि मार्च 2021 तक हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए वो 3% होना चाहिए जीडीपी का। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलत स्टेटमेंट आपको दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि जिसे शॉर्ट में आईआईपी आप बोल सकते हैं। तो यहां पे अभी आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, ये आपके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट आपके लिए सेकंड स्टेटमेंट है और नेक्स्ट आपके लिए थर्ड स्टेटमेंट है। और आपसे नीचे बोला गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है द आईआईपी इज इंडेक्स दैट शो ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप एंड ऑफ द इकोनॉमी इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप ये बोल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर या कोई भी एक फिक्स टाइम के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर है, डिफरेंट जो ग्रुप है, उसके अंदर क्या ग्रोथ हो रहा है, उस चीज को रेट को मेजर करने का या उसको रिफ्लेक्ट करने का ये एक इंडेक्स क्रिएट किया गया जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय द एनुअली, ये क्या बोला जाए, एनुअल बेसिस पे इसे कंपाइल किया जाता, पब्लिश किया जाता बाय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एनएसओ। हमारी कंट्री के अंदर जो एनएसओ है, एनएसओ क्या करती है, इसे कंपाइल करती है इंफॉर्मेशन को और इसे पब्लिश भी करती है हर साल के, मतलब ये कह सकते हो आप एनुअल बेसिस पे इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द करंट बेस ईयर ऑफ आईआईपी कैलकुलेशन इज 2004 एंड 2005, यानी कि 2004-2005 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसे ट्रीट किया गया बेस ईयर इसकी कैलकुलेशन के लिए, और इसे इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश और कंपाइल करने का काम कौन करती है, एनएसओ करती है, ये बोला जा रहा है एनुअल बेसिस पे। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास, आपको ये बताना कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका सिर्फ ऑप्शन ए जो आपके पास गिवन है, इट मींस ये कि भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो पहले देख लेते हैं गलत होने की वजह क्या है। तो इस इंफॉर्मेशन को जो पब्लिश और कंपाइल करने का जो काम करती है, ये बात बिल्कुल सही है, इसे एनएसओ करती है। एनएसओ का मतलब ये है कि नेशनल स्टैटिकल ऑफिस करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये आती है।
और ये करती है मंथली बेसिस पे, जबकि आपको स्टेटमेंट क्या दे दिया गया था कि ये एनुअल बेसिस पे ये काम करती है, जो कि गलत है। एनुअल बेसिस पे नहीं, ये मंथली बेसिस पे करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो एक साल के अंदर ऐसी 12 रिपोर्ट ये पब्लिश कर देती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया था, थर्ड स्टेटमेंट, जो कि गलत स्टेटमेंट था कि 2004-2005 को बेस ईयर कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। बेस ईयर कैलकुलेशन के लिए 2011-2012 जो ईयर है उसे यूज किया जाता है। यानी कि अब हम बात करते हैं डिटेल में आईआईपी होता क्या है। आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हमारी कंट्री के अंदर एक फिक्स पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रुप के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर क्या ग्रोथ होती है उसे मेजर करने का एक इंफॉर्मेशन जो पब्लिश करता है या आपको शो करता है, ये इस इंडेक्स के अंतर्गत। यानी कि आप ये बोल सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं, प्रोडक्शन सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर फिक्स पीरियड टाइम के लिए, वो आपको इंफॉर्मेशन कौन देता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देता है। ठीक है, और इसका जो डाटा कंपाइलेशन और पब्लिश का जो काम करती है वो एनएसओ करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है। बेस ईयर 2011-12 हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो आपका ए हो गया। बाकी अब जान लेते हैं डिटेल में कौन कौन से सेक्टर है। अगर हम ब्रॉड सेक्टर की बात करें हमारी कंट्री के अंदर, तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी ये ब्रॉड सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज्ड बेसिस पे जो सेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं आपके पास गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो है, ये यूज्ड बेस सेक्टर आप कह सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं किस तरह से सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जाता है। और जो 8 कोर सेक्टर जो हमारी कंट्री के अंदर है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो 40% के अराउंड इस डाटा को पब्लिश किया जाता है इसके अंदर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भी 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर जो आते हैं वो आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये हमारी कंट्री के अंदर 8 कोर सेक्टर है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और डिटेल में इन 8 सेक्टर से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा। और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में से चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, कोई डाटा कलेक्शन करते हैं, तो भाई इन 8 कोर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स तैयार करना आपका काम बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको और भी नीचे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी दैट डिटरमाइन द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स से जो कलेक्शन आता है उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इस चीज को डिसाइड करती है फाइनेंस कमीशन। और इसके बारे में बोला जा रहा है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं लॉ फॉर्मेशन के द्वारा इस बॉडी को, इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया हमारी कंट्री के अंदर। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के इंटरवल पर फाइनेंस कमीशन को गठित करना यानी स्टैब्लिश करने का काम होता है पार्लियामेंट का, ये बोला जा रहा है। और ये 5 ईयर के हर गैप के बाद ये बार बार क्रिएट की जाती है। तो 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी का मतलब ये हो गया दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए। पहले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे मेंशन है। और आर्टिकल 280 के बारे में ये बोला गया है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में बनाया गया था तब ये बोला गया, तो जो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेगा कि उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो हर 5 साल के इंटरवल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, स्टैब्लिश करेगा, और वो इस तरह के काम को करेगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो पार्लियामेंट का काम नहीं है, ये काम किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये हुआ कि भाई इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया, इसका प्रोविजन रखा गया जिस बेसिस पे इस बॉडी या इंस्टीट्यूशन को हर 5 साल में क्रिएट किया जाता है। और मेन काम क्या है इसका मेन काम ये जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, टैक्स से रिलेटेड जो भी इनकम हमारी कंट्री के अंदर आती है
उसे किस तरह से सेंटर के अंदर यानी कि सेंटर गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये डिसाइड करता है ये इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो हमारी कंट्री में जो अभी फिलहाल जो चल रहा है वो आप ये कह सकते हो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसका जो चेयरपर्सन है वो एनके सिंह है, और ये अप्रैल 2020 से स्टार्ट होकर के मार्च 2025 तक चलेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये हो जाता है कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में फर्स्ट फाइनेंस जो कमीशन जो गठन किया गया था, इसके चेयरमैन कौन थे, ये आपको बताना है। और इसके अलावा 14 के बारे में भी बता दीजिए, यानी कि प्रीवियस वन, अभी करंट में 15 चल रहा है, 14th में कौन थे चेयरमैन, ये आपने बताना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द ग्रामोदय विकास योजना, इस स्कीम के अंतर्गत यानी ग्रामोदय विकास योजना को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट गिवन है, और लास्ट में आपसे बोला जाए कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट को देख करके आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसे शॉर्ट में एमएसएमई भी बोला जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इस प्रोग्राम को ये लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया ग्रामोदय विकास योजना। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, यानी जिसे शॉर्ट में केवीआईसी, इज एंथ्रस्ट विद प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड असिस्टेंट, यानी कि ट्रेनिंग और असिस्टेंस का जो काम किया जाता है, यानी कि एक तरह से किसी तरह हेल्प प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अगर हम बात करें ग्रामोदय विकास योजना की। ठीक है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और जरूर कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका ये सी का मतलब ये हुआ कि भी दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसे शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं एमएसएमई, कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है। तो आप मीनिंग समझ गए होंगे, शॉर्ट में बोला जा रहा है, यहाँ फुल फॉर्म दे दी गई है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, ग्रामोदय विकास योजना, जो कि इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो कि अगरबत्ती बनाने के जैसा काम करवाती है। और इससे रिलेटेड जो स्किल्स प्रोवाइड करना, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और असिस्टेंट प्रोवाइड करने का जो काम करती है, वो काम करती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जिसे शॉर्ट में केवीआईसी भी बोला जाता है, जो कि एक स्किल को प्रोवाइड करने का यानी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि ये थर्ड ये जो ऑप्शन है आपके पास दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थोड़ा अगर हम बात करें केवीआईसी के बारे में बात करें तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है जिसे लॉ पास करके एक्ट पास करके बनाया गया है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल एक्ट जो कि 1956 में आया था, जिसके तहत इसे गठन किया गया है। और इसका जो मेन काम है वो काम है कि प्लानिंग, प्रमोशन और ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन करना है किसी भी प्रोग्राम को जो कि एमएसएमई से रिलेटेड हो। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि 14 फाइनेंस कमीशन के हेड या चेयरमैन कौन है, आपको ये बताना है। 14 के अलावा आपको ये भी बताना है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये भी आपको बताना है। और टाइम पीरियड जरूर बताइएगा, फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको बताना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, और भी जो करंट अफेयर की वीडियो है या और भी प्रीवियस किसी और भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट इसके रिलेटेड। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पे, और जिस भी सोशल मीडिया को आप यूज करते हैं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए यानी कि मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को जरूर शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियो ला सकूं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने बाकी सारे फ्रेंड में से शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।